वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है सभी का इस चैनल पर। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है सिविल सर्विसेज की 2021 के लिए। 16 टेस्ट इसके कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 17 और आज डेट हो गई है 2 नवंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत नेट कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत नेट कार्यक्रम का पूर्व नाम क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो भारत नेट परियोजना का पहला नाम था ओएफसी नेटवर्क यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों और संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराना, और इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम 2 व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई है, और इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करना है ताकि वे तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला गलत है क्योंकि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक तो हो, कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, एक व्यक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन एनडीएलएम की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में, और यही वर्ष चल रहा है, कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, तो पहला वाला गलत और दूसरा वाला, पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। ठीक कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है। बिल्कुल मौलिक अधिकार है, पिछले वर्ष से, अक्टूबर 2019 से। और प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अभी 4 दिन पहले बनाया गया था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा सी, आंसर सी। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है, जिसे वर्ष 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। कब? 1969 में। देखिए, केरल के कोझिकोड में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक याचिका दायर की थी पिछले वर्ष अक्टूबर 2020 में। उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी आशा ने इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को अक्टूबर 2019 में मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक है, अक्टूबर 2019 में इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज़ ए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार है राइट टू इंटरनेट एक्सेस। और प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ये तो पता होगा ना। हाई कोर्ट में कोई चीज़, ठीक है, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में अधिकतर मतलब
कोई चीज़ जो है, मान ली कोई फैसला चल रहा है तो टालते रहते हैं काफ़ी समय तक, क्योंकि अगर किसी चीज़ पर फैसला दे दिया तो वो एक्ट बन जाती है। ठीक है, एक्ट बन जाती है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए फ़ैसले बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि कोई भी पक्ष जो है न्याय से अछूता न रह जाए, मतलब छोटे से छोटे पॉइंट भी दोनों पक्षों के सुन लिए जाएं, इसलिए तारीख पर तारीख। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को, यह मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को न्यूज़ में आया 2 दिन से, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर लिया गया है। आसान भाषा में समझे तो यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां, कौन से नंबर का, 12वां, और मध्य प्रदेश का पंचमणि और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा नहीं है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, या जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है इसको। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है, 54 मध्य प्रदेश में। यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्र को कवर करता है जो लोगों और प्रकृति के बीच एक संबंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ है कथन ए और यह है कारण आर। अगर व्याख्या करेगा, दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण करेगा तो आंसर ए होगा। दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, तो कथन ए कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय नागरिक सेवा के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है क्योंकि, क्या कारण है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, इस प्रश्न को सही या गलत होने के लिए नीचे वाले स्टेटमेंट में 2 बातें हैं। ऊपर वाला ही गलत हो सकता है। पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह सत्येंद्र नाथ टैगोर को भारतीय नागरिक सेवा के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, या फिर कार्नोवालिस भी तो हो सकता है। ऊपर कार्नोवालिस को भारतीय नागरिक सेवा के संरक्षक संत के रूप में जाना, ठीक है। और नीचे भी गलत हो सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीचे की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। ए है इसका आंसर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड शहर में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही 7E परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 7E, SATHE, यहाँ ई का मतलब, 7 का मतलब किससे संबंधित है? ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार से नहीं है, सार्वजनिक परिवहन में सुधार से नहीं है, पंचायतों में सुधार से नहीं है, यह है शिक्षा क्षेत्र में सुधार से, मतलब रेलवे क्षेत्र में सुधार से नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से है। तो देखिए, 7E परियोजना या 7E प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है कुछ सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन प्रोजेक्ट।
का उद्देश्य है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना। यह जो पहल है नीति आयोग की है। इसकी शुरुआत की गई थी 3 साल पहले 2017 में, और इसके समापन का जो वर्ष है इस 2020 तक होना है, इसके अंत तक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्तमान में शीर्ष जूट उत्पादक भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन होता है कहाँ पर? देखिए अभी तक तो पश्चिम बंगाल ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अभी भी पश्चिम बंगाल है क्या? बिल्कुल अभी भी पश्चिम बंगाल ही है, तो कट ही जाएगा ए और डी। तो पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा है? असम या बिहार? देखिए पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार, असम तीसरे पर है, चौथे पर आंध्रा और पांचवे पर उड़ीसा। बी है इसका उत्तर। तो देखिए जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, विभिन्न कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए सबसे लंबे एवं सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक फाइबरों में से एक है। नेचुरल रेसा है ये। वर्तमान में शीर्ष जूट उत्पादक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, उसके बाद बिहार, असम का तीसरा, आंध्र प्रदेश का चौथा, उड़ीसा का पांचवा। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के समृद्ध जलोढ़ मिट्टी में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहला कंप्यूटर आधारित रोजगार सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सही है क्या? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहला कंप्यूटर आधारित रोजगार सर्वेक्षण है। बिल्कुल 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। और केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही हो गए। सही ही पूछा है तो सी है इसका आंसर। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहला कंप्यूटर आधारित रोजगार सर्वेक्षण है, जिसकी शुरुआत 2017 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यदि आप भारत भ्रमण करें तो निम्नलिखित में से किन नदियों में आपको गंगा नदी डॉल्फिन का अधिवास मिलेगा? गंगा नदी डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है? इनमें चंबल में है क्या? है चंबल में। और किस में है? ब्रह्मपुत्र में है। गंगा नदी होती तो उसमें भी होता। तो 1 और 4 कर दें इसका आंसर? 1 और 5 कर दें? नहीं कर सकते क्योंकि सोन में भी है और घाघरा में भी है, कोसी में भी है, सभी में तो हो गई। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 5। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी अपवाह तंत्र, जिसमें भारत नेपाल बांग्लादेश शामिल है, में पाई जाती है। भारत में असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है गंगा नदी डॉल्फिन। और गंगा में, चंबल में, घाघरा में, गंडक में, सोन में, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियां हैं। ठीक है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के संदर्भ में विचार करना है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। यह भारत में भी कार्यरत है। कौन सा सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक ठाक चल रहा था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अब इसकी स्थापना क्या स्विट्जरलैंड में की गई है या ब्राज़ील में की गई है या कहीं और की गई है? यहाँ अटका दिया इसने, लेकिन सही है, स्विट्जरलैंड में की गई थी। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। सरकारी होता तो पहला अटक जाता। अब देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है। सही है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया भारत में भी तो कार्यरत है। सारे के सारे सही होगा। डी है इसका आंसर। 1 2 3। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। और भारत में भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया कार्यरत है। ठीक है।